नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 हेतु मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न हैं और पूरे ही 30 प्रश्न हैं। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 56 है ये। इसके पहले मैं मनोविज्ञान के 55 टेस्टों को सोल्व करवा चुका हूँ। टोटल मनोविज्ञान के 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है, जो रीट लेवल 2, रीट लेवल 1, थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसमें भी दोनों लेवल के लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो विकल्पों को देखिएगा। अब पहला विकल्प, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा विकल्प है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। तीसरा है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। और चौथा है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। तो प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न को समझ करके उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही आंसर होगा। तो देखो, यहाँ पर मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से जो प्रकट करता है वो है साथियों चौथे विकल्प में, कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। साथियों, विकल्प 4 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 2। एक शिक्षिका अपने छात्रों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह में चर्चा करवाना, समूह में परियोजना बनाना, भूमिका निर्वाह करवाना इत्यादि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? तो विकल्प है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। दूसरा है, मनोरंजन द्वारा अधिगम। तीसरा है, भाषा निर्देशित अधिगम। और चौथा है, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो बताओ प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपका सही है? यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा जो उसके छात्र है उनसे सामूहिक रूप से वो चीज़ों को सिखा रही है। साथियों, सामूहिक रूप से चीज़ों को सिखाना सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कहलाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल्य शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पहला विकल्प, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 3 का कौन सा विकल्प आपका सही है? एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 3 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। अब कैसे रहेगा? क्योंकि CCE गुणवत्ता मूल्य शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए है क्योंकि संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, और लगातार और व्यापक रूप से मूल्यांकन करता है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके उपरोक्त सभी वाला तीसरे प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखो, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का जो प्रकार नहीं है साथियों, यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है, भावात्मक उद्देश्य भी होता है और क्रियात्मक उद्देश्य भी होता है, लेकिन चिंतन उद्देश्य जैसा कोई प्रकार नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 5। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रतिपादन किया कोहलर ने किया, CL हल ने किया, कर्ट लेविन ने किया और BF स्किनर ने किया। तो देखो, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सिद्धांत है, जिसको क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? कर्ट लेविन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा इस सिद्धांत का निर्माण या प्रतिपादन किया गया है।
तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 5 में देखो, कोहलर ने तो गेस्टाल्टवाद जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो दिया है, स्किलर ने क्रिया प्रसूत वाला दिया है साथियों, अधिगम का विधिक सिद्धांत सीएल हल ने दिया है, और संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सिद्धांत है वो लेविन ने दिया है। तो थर्ड ही विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस प्रश्न में भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है सही है। तो 4 कथन है। कथन 1, 4 या 5 वर्ष के में बालक सिक्कों में अंतर करना सीख जाता है। दूसरा कथन है मानसिक विकास कर्मिक व जन्म से पूर्ण परिपक्वता तक चलता है। तीसरा, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। और चौथा, स्कीमा का मतलब मानसिक संरचना का सामान्यीकरण है। अब ये 4 कथन हैं, इसमें से पहला विकल्प कह रहा है कि ये सभी सही है, दूसरा कह रहा है कि बी और डी सही है, तीसरा कह रहा है ए और डी सही है, और चौथा कह रहा है केवल बी सही है। तो बताओ प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है। साथियों, सिक्कों में अंतर करना 4 या 5 वर्ष में सीख जाता है, तो ए तो सही है। इसकी वहाँ का मतलब मानसिक संरचना का सामान्यीकरण है, तो डी भी सही है। और जीवन मृत्यु का संप्रत्यय प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ये भी सही होगा, इसलिए ए बी सी डी चारों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो विकल्प 1 आपके इनमें से सभी वाला जो है यही 6ठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। तो आपके 7वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, और अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो कथन सत्य नहीं है मतलब कैसा कथन है, फिर वो असत्य कथन है। तो उसी असत्य कथन का आपको प्रश्न नंबर 7 में चुनाव करना है। साथियों, अगर हम देखें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम, बिल्कुल सत्य कथन है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका एक लक्ष्य भी होता है। वृद्धि को जैविक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मात्रात्मक प्रक्रिया विकास नहीं है, बल्कि मात्रात्मक प्रक्रिया तो क्या है, वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से लिया जाता है। अभिवृद्धि का, विकास का, परिपक्वता का, और उन्नयन का। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए, अर्थ आपको देखना है आकार बढ़ने से। आकार बढ़ना मतलब वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना। साथियों, इसको ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो अर्थात यहाँ पहला विकल्प आपके अभिवृद्धि वाला जो है, इसका ही अर्थ आकार बढ़ने से लिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 में आपके अभिवृद्धि बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो 9वां प्रश्न, समलैंगिक के साथ खेल खेलने की प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, और युवावस्था में। देखो, समलैंगिक मतलब जो लड़के हैं वो तो लड़कों के साथ, और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ। विपरीत लिंग नहीं, समलैंगिक। तो साथियों, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वो होती है बाल्यावस्था में। चूँकि बाल्यावस्था में यहाँ पर जो कामोत्तेजना है वो एकदम से न्यून, बहुत ही न्यून मात्रा में पाई जाती है, या एक तरह से दब जाती है। साथियों, इसी कारण से लड़के लड़कों के समूह में और लड़कियां लड़कियों के समूह में खेलना पसंद करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया था, पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो वह तुरंत समझ गया। यह किसका परिणाम है। अभ्यास का परिणाम है, संयोग का परिणाम है, परिपक्वता का परिणाम है, या संयोग 2 बार। इनमें से सभी चौथा विकल्प आप लिख सकते हो। तो सीधी सी चीज़ है, आप किसी बच्चे को कक्षा 3 में कुछ सिखा रहे हो, फिर वो जब कक्षा 8 में पहुंचा, कक्षा 3 में वो सीख ही नहीं पाया उस चीज़ को, कक्षा 8 में भी आपने उसी चीज़ को रिपीट किया तो वो तुरंत समझ गया। साथियों, ऐसा किसके कारण हुआ, परिपक्वता के कारण। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। आपके 11वां प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखो,
खुद के व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, मतलब जो कार्य बालक खुद कर रहा है वो ये माने कि इस कार्य को समाज स्वीकृति दे, ठीक है, समाज वाले इसको सही बताए कि हाँ भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है। इस प्रकार ये चीज़ें जिस अवस्था में होती है साथियों वो होती है किशोरावस्था, एडोलसेंस, किशोर अवस्था साथियों इसका सही उत्तर रहेगा। किशोर अवस्था जो 12 से 18-19 वर्ष तक चलती है, इसी अवस्था में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है साथियों, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे, तो आपके 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12, अधिगम की विशेषता क्या है? आपको अधिगम की विशेषता बतानी है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है और इनमें से सभी। तो देखो अधिगम आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। अधिगम की विशेषता पूछी जा रही है, जो विशेषता है उसका चयन करो। देखो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन भी कैसा? स्थायी परिवर्तन साथियों, ठीक है। प्राणी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो आता है वही क्या कहलाता है? अधिगम। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी है, उद्देश्यपूर्ण भी होती है, अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 12 का, ये सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 13वां प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है। तो आपको बताना है इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसका चुनाव करो साथियों। देखो आपके प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर देखते हैं, तो पहला विकल्प कह रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है बल्कि अलग अलग होती है। किसी का शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो किसी का मानसिक तीव्र गति से। विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है। तो साथियों पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प बिल्कुल सही कथन है विकास के बारे में, विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत ये आ जाते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा जो कि गलत कथन है, ये विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है। क्योंकि साथियों विकास रेखीय नहीं होता है बल्कि विकास वर्तुलाकार होता है, ठीक है। इसलिए विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न नंबर 14 साथियों 14वां प्रश्न है, कोहलरबर्ग नहीं कोहलबर्ग लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई थोड़ी सी, के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है आपको कोहलबर्ग के अनुसार बताना है। तो देखो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर बच्चों को आपको नैतिक मूल्य प्रदान करना है, तो आप कैसे प्रदान करोगे कि धार्मिक शिक्षा के महत्व को बताकर बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करोगे। साथियों जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, ये भी आपका आंसर नहीं है, बल्कि राइट आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके हम उन्हें नैतिक मूल्यों का उनमें विकास कर सकते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर है। कठोर निर्देश देने के लिए ये गलत हो जाता है, तो ओनली थर्ड विकल्प ही सही रहेगा 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं और यह बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वह विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। जी हाँ, जिस विकल्प पे आप जा रहे हो वही आपका आंसर है कि बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है, भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीखते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक माना जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से सही है, मैगजीन प्रशिक्षण पशु के व्यवहार का लेखा जोखा,
शेपिंग विभेदी पुनर्बलन व अनुक्रमिक उपगमन। तीसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है ये ना, अनुक्रिया में परिवर्ती अनुपात अनुसूची में पुनर्बलन सर्वाधिक होता है और इनमें से सभी। तो जो कथन यहाँ पर सही है उसका चुनाव आपको 16वें प्रश्न में करना है। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी सही कथन है। बिल्कुल क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो होती है स्किनर वाली, इसमें परिवर्ती अनुपात सूची जो होती है अनुसूची होती है, इसमें पुनर्बलन सर्वाधिक होता है। शेपिंग का मतलब विभेदी पुनर्बलन व अनुक्रमिक उपगमन होता है। मैगजीन प्रशिक्षण का संबंध पशु के व्यवहार के लेखे जोखा से है। तो विकल्प 4 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है साथियों, सही नहीं है। जो सही नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो पहला कथन देखेंगे, TOTE मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास मिलर, प्रीब्राम और गल्लांटर के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसे कूट संकेत उत्पादित करती है जिससे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, निस्सर का ये कहना है। तीसरा कथन है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय, दक्ष, विशुद्ध व एक दूसरे से संबंधित होती है। और चौथा कथन है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। तो जो कथन यहाँ पर सही नहीं लग रहा है साथियों, उस कथन का आपको चयन करना है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य है, लेकिन चौथा कथन कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। जी नहीं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं होती है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, वाटसन के अनुसार, किसके अनुसार है साथियों? वाटसन के अनुसार। तो वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा का आयोजन करने हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? तो विकल्प है आत्मनिर्भरता का विकास, दूसरा है जिज्ञासा की संतुष्टि, तीसरा है मूल वृत्ति का दमन और चौथा है क्रिया द्वारा सीखना। तो एक बार वापस प्रश्न को पढ़ लीजिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। साथियों इसका अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वाटसन का ऐसा मानना था कि जो शेष अवस्था है इसमें सीखने की जो सीमा और गति होती है साथियों, वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। तो इसे तो जो हम बच्चों को शिक्षा का आयोजन करते हैं उसमें आत्मनिर्भरता का विकास भी करना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि भी करना चाहिए, क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए। और यहाँ पूछ रहे निषेध, तो क्या निषेध होना चाहिए? मूल पत्ती का दमन नहीं होना चाहिए साथियों। जो बालकों की मूल पत्तियाँ हैं उसका दमन नहीं करना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 18वां प्रश्न में तीसरा विकल्प है, ये मूल प्रवृत्ति का दमन निषेध होनी चाहिए। विकल्प 3 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 साथियों 19वां प्रश्न है, इनमें से सही है, क्या सही है? बिस्ट्रोटोनिया एंडोमार्फी व्यक्तित्व होता है। दूसरा कथन, रोर्शिया परीक्षण का 8वां कार्ड रंगीन कार्ड होता है। तीसरा कथन, केटल के अनुसार परोपकारिता सतहीशील गुण है। और चौथा कथन है, इनमें से सभी कथन सही है। तो 19वें प्रश्न में जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है, उसका चयन आपको 19वें प्रश्न में करना है साथियों। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। बिल्कुल इनमें से सभी कथन सही है, क्योंकि केटल के अनुसार परोपकारिता सतहीशील गुण है। रोर्शिया शाही धब्बा परीक्षण जो है इसमें 8वां कार्ड रंगीन होता है। कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। बिस्ट्रोटोनिया जो प्रकार है वो एंडोमार्फी व्यक्तित्व का ही होता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो साथियों 20वां प्रश्न है, हेंस आइंजैक ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक ऑफ पर्सनैलिटी 1952 में प्रकाशित हुई थी में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। दूसरा कथन है, एडलर ने गाथापरक उद्देश्यहीनता का भाव व सृजनात्मकता पर बल दिया है। तीसरा कथन है, एरिक्सन ने कर्मकांड अनुसरण पर बल दिया है। और चौथा है, इनमें से सभी सही है। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। चलिए 20वें प्रश्न का भी राइट आंसर देख लेते हैं। आपके 20वें प्रश्न में भी बिल्कुल
चौथा ही विकल्प सही है साथियों, सारे के सारे कथन सही है। हेनसाइन जैक ने इनकी पुस्तक थी द साइंटिफिक ऑफ पर्सनैलिटी 1952 में आई थी। 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। दूसरा कथन एडलर ने गाथापरक उद्देश्यहीनता का भाव और सृजनात्मकता पर बल दिया है। तीसरा कथन है एरिक्सन ने कर्मकांड अनुसरण पर बल दिया है। तो ये सारे कथन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 है आपके, देखो क्वेश्चन कम से कम 25 सही होना चाहिए इस टेस्ट में आपके। सामान्य व्यक्तित्व में होता है इड व सुपर ईगो में समन्वय, इड व ईगो में समन्वय, सुपर ईगो व ईगो में संतुलन और इड ईगो व सुपर ईगो में पूर्व संतुलन। तो देखो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है ये इड में, ईगो में और सुपर ईगो में संतुलन बनाकर रखता है, यही सामान्य व्यक्ति की पहचान है साथियों। 21वें प्रश्न में भी आपके चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला कथन है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा कथन है यह एक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। तीसरा है यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और चौथा है यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो देखो प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आप सही करोगे? जो कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 22 में करना है साथियों। अगर हम देखें पहला विकल्प तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता है बुद्धि, बिल्कुल सही बात है। सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है उसकी गुणवत्ता से भी बुद्धि आंकी जाती है। अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा सामंजस्य बैठाता है कि हाँ यार बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता नहीं है, कुछ चेंजेस इसमें लाया जा सकता है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसने किशोरावस्था संबंधी अध्ययन किए हैं? थॉर्नडाइक ने, स्टैनले हॉल ने, बिग वेहंट ने और हेनसाइन जैक ने। साथियों दिए गए चारों विकल्पों में से जिसके द्वारा किशोरावस्था संबंधी अध्ययन किए गए हैं उसका नाम है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने ही किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए थे साथियों, इसलिए इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है साथियों। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह किसने कहा? अरस्तु ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्पेंसर ने और महात्मा गांधी ने। स्थूल का मतलब साथियों पूरी विषय वस्तु बच्चों के सामने हो और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों में उनको पढ़ाया जाए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमारे पाठ होना चाहिए। ये जो कथन है ये अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी जी का नहीं है बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो विकल्प नंबर आपका 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 25, उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में जो कथन सही नहीं है उस कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है डेविड मैकलेन व एटकिंसन ने इसका अध्ययन किया था। दूसरा है उपलब्धि प्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं। तीसरा है यह बालक उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिनके परिणाम पर नियंत्रण हो। और चौथा है सामान्य वातावरण में यह निर्बल होता है। तो देखो उपलब्धि प्रेरक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। जो कथन सही नहीं है उसका चयन आपको 25 में करना है साथियों। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के जनक किसको कहा जाता है? डेविड मैकलेलैंड और एटकिंसन को इसका जनक कहा जाता है। जिन बालकों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है अगर वो अपने कार्य में असफल हो जाए तो वो खुद को ही दोषी मानते हैं, इसमें किसी और की गलती नहीं बताते। तो दोनों ही सही है साथियों। तीसरा या चौथा तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, सामान्य वातावरण में यह निर्बल होता है। जी नहीं, निर्बल नहीं, सामान्य वातावरण हो या कठिनाई वाला वातावरण हो दोनों में ही यह सबल होता है, ठीक है, प्रबल होता है। तो विकल्प आपके 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है तो देखते हैं आपके 26वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति,
काम प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति को रोचक बनाना और बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। तो देखो यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों को अनुभवों से जोड़ना, जो अनुभव बच्चे प्राप्त करते हैं उन चीज़ से उनको सिखाना चाहिए, ये अभिप्रेरित करने का बेस्ट तरीका है। उनकी प्रवृत्ति को रोचक बनाना, ये भी सही है। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, कि सामूहिक रूप से चीज़ों को सुलझाना, ये भी सही है। लेकिन पुरस्कार का उपयोग न्यूनतम करना चाहिए साथियों, क्योंकि पुरस्कार मतलब लालच एक तरह से, तो यहाँ ये सही नहीं है साथियों। इसलिए पहला विकल्प जो है इसका प्रयोग अधिगम में अभिप्रेरित करने के लिए कम से कम काम में लेना चाहिए। पहला विकल्प 26 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। कमेंट करके जाइए साथियों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो 27वां प्रश्न, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को, अंतः संबंध के सिद्धांत को, निरंतरता के सिद्धांत को, सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत को। तो देखो सीमा नाम की लड़की हर पाठ को बहुत जल्दी सीख रही है जबकि लीना सीखने में ज़्यादा समय ले रही है। तो भाई ऐसा है कि सभी का सीखने का अपना अपना तरीका होता है और यह इसी को तो कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो साथियों यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को। विकल्प 1 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, संवेगात्मक समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्या इनके सामने उत्पन्न होती है और इनमें से सभी। तो जो बालक पिछड़ जाते हैं साथियों, उन बालकों की समस्याएं आपको बतानी है कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है। साथियों पिछड़ा बालक जो अपनी कक्षा के बालकों की तरह शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पाता है, पीछे रह जाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। ये कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, संवेगात्मक समस्या इनके सामने आती है, सामाजिक समस्या इनके सामने आती है। अर्थात उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके आएगा साथियों। तो 29वां प्रश्न, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, तो वह होगा समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक और हठी बालक। तो देखो औसत बालक आप उसको कह नहीं सकते हो क्योंकि नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है। जो शिक्षक है उनको पढ़ाने वाले, सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनसे तर्क वितर्क करता रहता है, तो इसको आप समस्यात्मक बालक भी नहीं कह सकते, ना ही हठी, बल्कि वो है एक प्रतिभाशाली बालक। विकल्प 3 आपके 29 में सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, पूरी सावधानी पूर्वक पेपर बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक की वजह से यदि कोई थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि त्रुटि होना मानवीय स्वभाव है साथियों, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। इसलिए आप कमेंट कर सकते हो, कोई त्रुटि हो जाती है जो हमें नज़र नहीं आती हो, हालांकि पूरी सावधानी के साथ पेपर बनाया जाता है। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं? अनानुबंधित क्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया और अदृश्य अनुक्रिया। तो घंटी बजाने से ही लार का आना हो रहा है, इसको अव्यक्त या अनानुबंधित नहीं बल्कि इसको अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाएगा साथियों। सेकंड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आपके जो साइकोलॉजी का 56वां टेस्ट पूरा हो चुका है, अभी आपके 44 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। तो उसके बाद साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं डलेगा क्योंकि 100 टेस्टों की ये सीरीज मैंने चला रखी है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, जरूर करिएगा, निवेदन है आप सभी से।